हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIAS हिंदी। हेलो एवरीवन, मैं मनोज कुमार आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल स्टडी IQIAS हिंदी पर। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं प्राचीन भारत का इतिहास उपेंद्र सिंह के संदर्भ में। प्राचीन भारत में विदेशी आक्रमणकारी और उसका सेकंड पार्ट। पिछली क्लास में हम लोगों ने मौर्य काल से पहले के विदेशी आक्रमणों के बारे में चर्चा की थी, जिसमें हकामनी और ग्रीक अटैक यानी कि अलेक्जेंडर के अटैक के बारे में चर्चा की थी। आज हम बात करेंगे मौर्य काल के बाद जो विदेशी आक्रमणकारियों ने भारत पर आक्रमण किया था उन सभी के बारे में, और जानने की कोशिश करेंगे कि उन समय की क्या क्या गतिविधियां थी, किस तरह की गतिविधियां थी। और इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण चीज हैं वो आप ध्यान रखिएगा कि मौर्य काल के बाद अचानक विदेशी आक्रमणकारियों की जो एक्टिविटीज हैं वो बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। आप समझ सकते हो कि अशोक ने अपने साम्राज्य को बहुत अच्छे तरीके से स्थिर करके रखा, और उसके वंश के शासक जब तक रहे तब तक उसकी भारत की जो सीमाएं हैं, खासकर पश्चिमी क्षेत्र से बिल्कुल सुरक्षित थी। लेकिन जैसे ही मौर्य काल का अंत हुआ, मौर्य काल को समाप्त कर दिया गया, तो समझ लीजिए सभी लोगों को भारत पर आक्रमण करने का एक मौका मिल गया। यानी कहीं ना कहीं आपको लगता है कि विदेशी आक्रमणकारी अपने साम्राज्य विस्तार के लिए, भारत के धन लूटने के लिए या अन्य गतिविधियों के लिए इंतजार कर रहे थे कि कब मौर्य साम्राज्य का पतन हो और हम आगे बढ़ें और भारत के क्षेत्रों पर कब्जा करें। तो अब आप समझ सकते हैं कि मौर्य काल के इतिहास की कितनी महत्वपूर्ण विशेषता है, कितना महत्व है उसका। ठीक है ना। तो चलिए आज इसी पर हम लोग चर्चा करेंगे, सभी पक्षों को डिटेल में देखने की कोशिश करते हैं। ठीक है। और ये आप देख रहे हैं कि विदेशी आक्रमणकारियों की अलग अलग स्थितियां कैसे कैसे हैं, कब कब कौन कौन से अटैक हुए, किस तरीके से। और इस संदर्भ में क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा चर्चा करना चाहता हूं कि इतिहास वैकल्पिक विषय की क्लासेस जो हैं ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी हैं। जस्ट 2 से 3 क्लास हुई हैं, और उस बैच में एडमिशन लेने की आपकी लास्ट डेट 22 तारीख है, यानी कि 5 से 6 दिन और हैं। और इसमें आपको अभी एक बहुत ही बेहतरीन मौका मिला हुआ है ग्रेट इंडियन सेल का। यानी कि आज आपकी मकर संक्रांति है, और मकर संक्रांति के शुभ अवसर पर मैं आप सभी लोगों को बहुत बहुत बधाइयां देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। पोंगल है, बिहू है, ये सभी के सभी आपके त्योहार हैं। इन सभी को हम लोग आज सेलिब्रेट करते हैं, और इन सभी त्योहारों की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो इसी उपलक्ष्य में आप लोगों को ये सारी चीज़ें मिल रही हैं, तो क्यों ना इस बैच का फ़ायदा उठाया जाए, और मात्र 12,999 रुपए में आपको ये कोर्स मिल जाएगा MK लाइव कोड यूज करने के बाद। लेकिन ये जो फैसिलिटी है दोस्तों, ध्यान रखना, केवल आपके 15 तारीख तक है, तो जल्दी से जल्द इसको आप लोग करिए। ओके एवरीवन, तो चलिए इसको हम लोग डिस्कस करते हैं। और P2I फाउंडेशन बैच को ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसमें भी यही फैसिलिटी है, जिसमें MK लाइव कोड यूज करेंगे तो आपको 2027 के लिए बैच का जो प्राइस है वो आपको 32,999 रुपये, और 2026 के लिए 26,999 रुपये आपकी फीस हो जाएगी। और इस बैच में एडमिशन लेने की जो लास्ट डेट है वो 15 जनवरी है लास्ट डेट। तो इसमें भी बैच में आप एडमिशन ले सकते हैं। ओके एवरीवन, तो पिछली क्लास में हम लोगों ने देखा था कि आपके मौर्य काल से पहले हकामनी और यूनानी आक्रमण आपके हुए थे। आज हम बात करेंगे मौर्य काल के बाद इंडो ग्रीक, शक, कुषाण और पहलव, इन सब के बारे में चर्चा करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं इंडो ग्रीक, यानी कि मौर्य काल के बाद इंडो ग्रीक सबसे पहले भारत पर अटैक करते हैं। यानी कि ये बेसिकली यूनानी ही थे, जिनके संबंध चंद्रगुप्त मौर्य के समय सेल्यूकस के पुत्री के साथ वैवाहिक संबंध बन गए थे। तो कहीं ना कहीं वो लोग पहले से ही इस साम्राज्य में रह रहे थे। आपने नाम सुना होगा कि अशोक के समय में सौराष्ट्र का जो गवर्नर था वो था यवन राज तुसास्प। यानी कि यूनान के लोग भारत में पहले से रह रहे थे और अपना साम्राज्य इसको समझते थे। अपना साम्राज्य नहीं, लेकिन अपना एक हिस्सा मानकर चलते थे कि ये भी हमारा ही एक घर है, हमारा एक परिवार है। तो कुछ लोग यहां पहले से रह रहे थे। ठीक है। लेकिन जैसे ही मौर्य साम्राज्य का
का अंत हुआ तो आप समझ सकते हो कि फिर इन लोगों को मौका मिल गया कि भाई चलो अब इस पर अटैक करते हैं। अब यहां पर ध्यान रखिएगा, जो मैं आपको बताने जा रहा हूं कि इस साम्राज्य पर आपके दो वंश हैं, ग्रीक के दो वंश जिन्होंने भारत पर अटैक किया था। एक है यूथिडेमस वंश और एक है आपका यूक्रेटाइड, यानी कि एक वंश यूथिडेमस और दूसरा है यूक्रेटाइड वंश। ये दो वंश हैं जिन्होंने अलग अलग समय पर भारत पर आक्रमण किया था। और इंडो ग्रीक बेसिकली इस समय जो रहने वाले थे, इनके राज्य को, इनके क्षेत्र को कहते थे बैक्ट्रिया। बैक्ट्रिया के रहने वाले, बैक्ट्रिया क्षेत्र से संबंध था इनका, ये लोग यहां पर थे। और इसमें आप देखेंगे तो मैं आपको कुछ बेसिक चीजें आपको ध्यान से बता देता हूं, ध्यान से समझ लीजिएगा। यूथिडेमस वंश में आपके दो व्यक्ति हैं जिन्होंने भारत पर आक्रमण करने का प्रयास किया था। नंबर 1 है डेमेट्रियस, डेमेट्रियस, ठीक है ना। और दूसरा जिसका नाम है, आप नाम सुनते होंगे, मिनांडर। डेमेट्रियस और मिनांडर, ठीक है ना। और डेमेट्रियस ने भारत पर कब्जा करके, भारत के क्षेत्र पर कब्जा करके, आप देख ही रहे होंगे, ये रहा आपका ये जो क्षेत्र है, तो इस क्षेत्र पर कब्जा करके अपनी पहली राजधानी इसने बनाई थी शाकल। साकल राजधानी इसको बनाया, जिससे आज की डेट में हम कहते हैं सियालकोट। क्या कहते हैं? सियालकोट, ठीक है ना। यहां पर उन्होंने अपनी राजधानी बनाई, इस क्षेत्र पर कब्जा किया। भारतीय शासकों की, जो भारतीय जो शासक होते थे, उनकी उपाधियां धारण की। जैसे भारतीय लोग लेते हैं महाराजा धिराज, महाराजा, राजा, इस तरह की उन्होंने उपाधियां धारण की। और इसने आपके भारत में आपके सिक्के भी चलाए थे, कुछ सिक्के इसने चलाए थे। और सिक्कों पर आपकी यूनानी और खरोष्टी लिपि इसमें तो लिखे हुए हैं, ठीक है ना। तो पहली बार हमें सोने के सिक्के, और ध्यान रखना ये सिक्के भी कैसे हैं? सोने के सिक्के हैं, ये इन्होंने यहां पर चलाए हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये पॉइंट आपको क्लियर हो गए होंगे। तो पहली बार है कि इन्होंने सोने के सिक्के चलाए, और खास बात यह है कि ये सोने के जो सिक्के हैं वो भी इनकी अपनी लिपि के साथ हैं, यानी कि उसमें लेख है। और लिपि कौन सी है? यूनानी और खरोष्टी लिपि के सिक्के। और ये बात आप अच्छे से जानते हैं कि इंडो ग्रीक शासक वो शासक हैं जिन्होंने पहली बार भारत में चित्र और नाम वाले सिक्के चलाए। यानी चित्र, यानी कि राजा की एक तरफ, सिक्के के एक तरफ राजा का चित्र हुआ करता था और दूसरी तरफ उनके किसी भी भगवान का चित्र हुआ करता था, और उसके नीचे उनके लेख लिखा रहते थे। तो ये पहली बार किसी राजा के द्वारा चलाए गए सिक्के हैं जिनसे उसके राज्य की, उसके राजा की पहचान आप कर सकते हैं, ठीक है ना। इसी वंश का दूसरा महत्वपूर्ण शासक है आपका मिनांडर, जिसे हम बौद्ध ग्रंथों में मिलिंद भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मिलिंद। ये ध्यान रखिएगा, क्या कहते हैं? मिलिंद। ओके एवरीवन। और मिलिंद को के बारे में कहा जाता है कि इसकी जो जानकारी मिलती है कई महत्वपूर्ण किताबों से है। एक जानकारी मिलती है आपकी नागसेन की किताब है, नागसेन की पुस्तक मिलिंद पन्हो। इसमें इसके बौद्ध बनने का, बौद्ध धर्म अपनाने का पूरा वर्णन है, यानी कि मिलिंद के प्रश्न और नागसेन के उत्तर, ये इस पर बात की गई है मिलिंद पन्हो में, ठीक है ना। एक चीज ध्यान रखिएगा, यानी कि इसमें इसके अनुसार पता चलता है कि मिलिंद जो है, मिनांडर, बौद्ध धर्म को उसने अपना लिया था। एक दूसरी इसकी जानकारी और मिलती है आपकी पेरिप्लस से। पेरिप्लस ऑफ इरिथियन सी एक किताब है जिसका लेखक की जानकारी नहीं मिलती है, और कहा जाता है पेरिप्लस में
इसके द्वारा चलाए गए सिक्के भड़ौच के बाजार में चला करते थे, भड़ौच के बाजार में चलते थे, इसके बारे में कहा जाता है। ठीक है ना। तो एक तो ये है। तीसरी इसकी जानकारी और मिलती है और वो है कौशाम्बी के पास इसका एक लेख मिला है, रेह अवलेख। क्या मिला है? रेह अवलेख। तो उसको भी हम देख सकते हैं कि उसमें भी इसके बारे में जानकारी मिलती है। तो ये 3 सबसे महत्वपूर्ण स्रोत हैं जो इसके बारे में जानकारी देते हैं। और हाँ, एक चीज और आप सब लोग सुन लीजिए कि मिनांडर या मिलिंद को कहा जाता था एशिया का संरक्षक, यानी कि यूनानी किताबों में इसे एशिया का संरक्षक कहा गया है, कहा गया। ओके एवरीवन, क्लियर है? तो ये हो गया यूथिडेमस वंश के प्रमुख शासकों के बारे में जानकारी, जो इन्होंने भारत पर कब्जा करके अपने साम्राज्य को चलाया था, सारी चीजें की थी, अपना साम्राज्य स्थापित किया था। ठीक है। अब इसी में हम बात करें तो दूसरा है आपका यूक्रेटाइड वंश। यूक्रेटाइड वंश। जब आपका यूथिडेमस वंश यानी कि नाग जो मिलिंद पनहों का जो मिलिंद है, मिनांडर है, इसका साम्राज्य खत्म हो जाता है, इसके बाद छोटे छोटे शासक आ जाते हैं, तो फिर उसकी जगह पर दूसरा वंश आ जाता है। ठीक है ना, यूक्रेटाइड वंश। ठीक। और इसने अपनी भारत पर इसने नियंत्रण किया, भारत पर नियंत्रण किया और अपनी राजधानी बनाई इसने तक्षशिला। तक्षशिला पर कब्जा करके इसने अपनी नई राजधानी बना ली थी। और इस वंश का जो सबसे महत्वपूर्ण शासक है, वंश का जो शासक है, उसका नाम आप लोग जानते होंगे, एंटियालकीड्स। क्या नाम था? एंटियालकीड्स इस वंश के शासक का नाम है। ठीक है ना, एंटियालकीड्स। और इसके बारे में आपको सिर्फ एक जानकारी मिलती है कि इसने अपना राजदूत शुंग शासक भागभद्र के दरबार में भेजा। और इसके राजदूत का नाम क्या था? हेलियोडोरस। हेलियोडोरस। और इस हेलियोडोरस ने क्या किया था? इसने आपका वैष्णव धर्म अपनाया। ठीक है ना, अपना नाम वासुदेव रखा। क्या नाम रखा? वासुदेव रखा। और सबसे बड़ी चीज है कि भागभद्र की परमिशन से इसने विदिशा में इसने गरुड़ स्तंभ की स्थापना की। गरुड़ स्तंभ। और गरुड़ जानते हो आपके विष्णु का वाहन है, माना जाता है, की स्थापना की। तो ये कुछ चीजें हमको जानकारी मिलती है। ओके एवरीवन, क्लियर है? ठीक। चलिए, अब इसके बाद हम बात करते हैं इनके योगदान को लेकर के कि भाई इनका योगदान क्या है और किस तरीके का योगदान है। तो इस पर हम चर्चा करें कि आखिर इंडो ग्रीक का योगदान क्या है। का योगदान कि भाई ये लोग आ तो गए यहां पर, और यहां आने के बाद इनका क्या योगदान रहा, क्या कंट्रीब्यूशन रहा भारत के संदर्भ में, तो उसको हम लोग देख सकते हैं। देखिए, सबसे बड़ा योगदान जो है दोस्तों, वो है आपके ज्योतिष के क्षेत्र में। ज्योतिष के क्षेत्र में इन्होंने ग्रहों के नाम पर उन्होंने सप्ताह के दिनों के नाम रखे, के दिन के नाम रखे।
और ये परंपरा वहीं से चली आई। रवि, सोम, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, ये सब तो ग्रहों के नाम पर इसकी परंपरा इन लोगों ने रखी थी, ठीक ना। दूसरा, इन्होंने नक्षत्र जो होते हैं, नक्षत्र के आधार पर भविष्य देखने की अवधारणा इनकी है, इन्होंने बताई। ये माना जाता है कि एक ये रही, ठीक है ना। तीसरा, आपके ज्योतिष के 5 सिद्धांत हैं भारतीय ग्रंथों में। 5 सिद्धांत भारतीय ग्रंथों के। कौन कौन से 5 सिद्धांत हैं? देखिए, एक सिद्धांत है पैतामह। एक है आपका सूर्य, ठीक है ना। पैतामह, सूर्य, वशिष्ठ, रोमक और पोलस। ये 5 सिद्धांत भारतीय ग्रंथों में पता चलते हैं। इनमें से जो ये दो सिद्धांत हैं, इनका संबंध आपके इंडो ग्रीक से है। संबंध किससे है? इंडो ग्रीक से। कहा जाता है कि ये इन्हीं की देन है, ठीक है ना। इसीलिए वराह मिहिर कहते हैं, वराह मिहिर जो है ने कहा है कि यूनानी मलेच्छ हैं, परंतु ज्योतिष में योगदान इनका महत्वपूर्ण है। ये बात उन्होंने कही है कि बेशक मलेच्छ हैं, लेकिन ज्योतिष में इनका योगदान जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है ना। और इस बात की जानकारी गार्गी संहिता भी करती है कि हाँ भाई, इन्होंने बहुत अच्छा इन सब चीजों में योगदान दिया है। दूसरा महत्वपूर्ण योगदान देखा जाए तो आपके सिक्कों की परंपरा, और वो भी कैसे? सोने के सिक्के, राजा और उनके देवता के चित्र वाले और इनके नाम के सिक्के पहली बार इन्होंने चलाए। पहली बार इन्होंने इन सिक्कों को चलाया, और इन सिक्कों को कहा जाता था द्रम कहा गया है। इनको द्रम कहा गया, ठीक है ना। एक तो कंडीशन ये थी। तीसरी चीज अगर इसमें ध्यान देंगे तो एक चीज और भी है, वो है आपका हेलेनिस्टिक कला, मूर्ति कला की। हेलेनिस्टिक कला का कंसेप्ट इन्होंने दिया, हेलेनिस्टिक कला, और इसी कला की वजह से गांधार मूर्ति कला का विकास हुआ। गांधार मूर्ति कला का विकास ये भी इन्हीं की देन है। इसके अलावा अगर आप बात करेंगे तो एक इंपॉर्टेंट और भी है, और वो है आपका नाटकों में जो पर्दा इस्तेमाल करते हैं, जो पर्दा होता है जिसे यवनिका कहते हैं, यवनिका की अवधारणा इन्होंने दी। ये रहे। तो कुल मिलाकर के इतनी महत्वपूर्ण चीजें हैं जो आप इनके बारे में देख सकते हैं, क्या क्या इनका योगदान है ज्योतिष के क्षेत्र में, सिक्कों की परंपरा के क्षेत्र में, कला के क्षेत्र में, नाटकों में, पर्दा के क्षेत्र में। ये सब आपका इनका योगदान माना जाता है, और मैं समझता हूं कि इससे बाहर आपका कोई क्वेश्चन जाना नहीं चाहिए। तो मैंने पूरा का पूरा इनका जो वंश है, राजतंत्र है, सारी चीजें हैं, सभी के बारे में डिटेल में आप लोगों को डिस्कस कर दिया है। अब इसके बाद हम आते हैं, जैसे आप देख सकते हैं इंडो ग्रीक के सिक्के, राजा और उनके देवी देवता के चित्र वाले जो सिक्के हैं, आप देख ही सकते हैं, सामने हैं।
कितने बेहतरीन तरीके से उन पर उनकी लिपि लिखी हुई है, उनके नाम लिखे हुए हैं, ये सारी चीजें हैं। अब दूसरे आते हैं शक, जिन्हें हम कहते हैं सीथियन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सीथियन। ये रहे, इन्हें हम सीथियन भी कहते हैं। और ये कहां से आए थे? ये आए थे मध्य एशिया से आए। इन्होंने भी भारत के क्षेत्रों पर कब्जा किया और क्षेत्र वही है, ये रहा शकों का, इंडो सीथियन किंगडम। ये रहे। महाभाष्य में और कई जगहों पर इनकी कई सारी चीजों की चर्चा की जाती है। कहा जाता है कि ये 5 शाखाएं थी इनकी। उन 5 शाखाओं में से आपके भारत में आए थे, भारत में बसे थे, ठीक है ना। 5 शाखाएं थी। इनकी जानकारी मनु स्मृति में, आपके पतंजलि के महाभाष्य में, इसमें हमको जानकारी मिलती है। तो इनकी शाखाओं की जानकारी हमको कहां मिलती है? पतंजलि का महाभाष्य, ठीक है ना। और आपके एक और पुस्तक मनुस्मृति, मनुस्मृति में इनकी जानकारी है। महाभाष्य में इनको शूद्र कहा गया है और मनुस्मृति में निम्न क्षत्रिय कहा गया है, क्षत्रिय कहा गया है। अब ये इनकी शाखाएं कहां कहां थी? तो देखिए, एक शाखा जो थी इनकी अफगान में थी, बाकी दूसरी, तीसरी, चौथी और पांचवी, ये 5 शाखाएं हैं। इनमें से ये कहलाते थे उत्तरी क्षत्रप, उत्तरी क्षत्रप, और ये कहलाते थे पश्चिमी क्षत्रप। उत्तरी और पश्चिमी क्षत्रप ये लोग कहलाते थे, ठीक है ना। ध्यान रखिएगा, उत्तरी क्षत्रप में इनके संबंध में ध्यान रखिएगा कौन कौन से क्षेत्र थे, कहां कहां थे, वो मैं आपको बता देता हूं। एक है आपके उत्तरी क्षत्रप में तक्षशिला वाले, दूसरे हैं मथुरा वाले, तक्षशिला और मथुरा। पश्चिमी क्षत्रप में एक है नासिक वाले और दूसरे हैं उज्जैन वाले, उज्जैन, ठीक है ना। तो टोटल मिलाकर के 5 शाखाएं हो गई। इनमें से 2 उत्तरी क्षत्रप कहलाते हैं, 2 पश्चिमी क्षत्रप कहलाते हैं, ठीक। अब बात आती है कि भाई तक्षशिला में कौन सी शाखा थी, इसमें कौन से शासक थे। तक्षशिला में जो महत्वपूर्ण शासक हैं दोस्तों, ध्यान रखिएगा, उसका नाम है माउस और एजस। पहला शासक का नाम है माउस और उसके बाद उसका आया एजस। ये 2 शासकों के नाम हमको जानकारी मिलती है, माउस और एजस के बारे में, ठीक है ना। दूसरे हैं मथुरा वाले। इनके बारे में कहा जाता है कि ये पहले मालवा में थे, मालवा के शासक विक्रमादित्य ने इनको मार के भगा दिया, तो ये लोग यहां चले आए और इसी वजह से मालवा के शासक ने, विक्रमादित्य ने, विक्रम संवत या मालव संवत की शुरुआत की 57 बीसी में, 57 बीसी में, ठीक है ना। तो यहां के जो शासक की जानकारी मिलती है वो है राजबुल या राजुल, या इसी को कहते हैं राजबुल, ये रहा, ठीक है ना। ये यहां पर शासक बना था। ओके, राजबुल या राजुल। और इसने एक महत्वपूर्ण चीज इसके बारे में ध्यान रखिएगा, और इसी का जो अगला शासक बना था वो कहलाता है सोडास, और ये लोग अपने आप को क्षत्रप कहते थे। तो ये नाम अपने याद रखिएगा, ज्यादा कुछ खास है नहीं इनके बारे में, बस इतना ध्यान रखिएगा कि इनको मार करके ही विक्रमादित्य ने विक्रम संवत या मालव संवत चलाई थी, क्योंकि वो मालवा का शासक था, ठीक है ना। नासिक के जो शासक हैं, इनमें इनका नाम याद रखिएगा।
इनमें पहला नाम है भूमक और दूसरा नाम है इनमें नहपान। भूमक या नहपान कहलाते हैं, ठीक है ना। और ये जो हैं अपने आप को क्षयरात के क्षत्रप कहलाते हैं। ये कहलाते हैं क्षयरात के क्षत्रप, कहते हैं अपने आप को, क्षयरात के क्षत्रप कहते हैं। और इनके जो सिक्के हैं, इसके बारे में कहा जाता है कि इसके सिक्के जो थे आपके जोगल थंबी से मिले हैं। मिले, जोगल थंबी से मिले हैं। और पेरिप्लस में इसकी राजधानी बताई गई है भिन्नगर इसकी राजधानी बताई गई है। बोले ये कहां थी? बोले कि ये भिन्नगर जो राजधानी है उज्जैन और भड़ौच के बीच में एक छोटा सा क्षेत्र था, वहां पर इसकी राजधानी थी, ठीक है ना। और इसके जो सिक्के जोगल थंबी से मिले हैं, इन्हीं सिक्कों पर बाद में जाकर के सातवां शासक गौतमीपुत्र सातकर्णी ने अपनी मोहर लगाई, यानी कि इसको हरा करके इसको जीत लिया और इसके सिक्कों पर अपनी मोहर लगा करके अपने नाम के सिक्के जारी कर दिए थे, ठीक है ना। और इसको अपनी बेटी की शादी करनी पड़ी थी सातवाहन शासक के पुत्र यानी कि गौतमीपुत्र सातकर्णी से। हालांकि ये सब क्वेश्चन पूछे नहीं जाते, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। और अगला जो उज्जैन का शासक है, उज्जैन के क्षत्रप हैं, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट, उसके बारे में जरूर याद रख लीजिएगा। इसमें जो पहले शासक का नाम मिलता है वो मिलता है दशमितक। दशमितक है। उसके बाद इसका जो जानकारी मिलती है वो है चस्टन, और चस्टन के बाद आपकी जानकारी मिलती है आपके रुद्रदामन की। रुद्रदामन कहा जाता है कि चस्टन ही इस वंश का पहला शासक था। और रुद्रदामन के बारे में जानकारी का जो स्रोत है वो है जूनागढ़ अभिलेख। और ये संस्कृत का पहला अभिलेख है। इसके बारे में मैं पहले भी कई बार बता चुका हूं, संस्कृत का है। और इसमें सुदर्शन झील की मरम्मत कराई थी। सुदर्शन झील की मरम्मत कराई थी, ठीक है ना। सुदर्शन झील की इसने मरम्मत कराई थी। और इस समय सौराष्ट्र का जो गवर्नर था वो था सुविशाख। तो सौराष्ट्र का गवर्नर कौन था इस समय? सुविशाख ये था। और इस वंश को बाद में जाकर के चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने हरा करके अपने साम्राज्य में मिला लिया और चांदी के सिक्के चलाए थे। तो मालवा या उज्जैन के इन वंश के बारे में आपको इतनी जानकारी की जरूरत है, इससे ज्यादा जरूरत नहीं है। अब इसमें एक जो महत्वपूर्ण है वो आप और जान लीजिए, वो है आपके पहलव, ठीक है ना। पहलव जो है ये भी आपके मध्य एशिया से आए थे। मध्य एशिया से ये आए और इन्होंने यहां पर आकर के अपनी राजधानी तक्षशिला बनाई। अपनी राजधानी कौन सी बनाई? तक्षशिला, ठीक है ना। और इस वंश का पहला शासक जो माना जाता है वो है आपका पहला शासक मिथ्रेडेट्स। मिथ्रेडेट्स पहला शासक माना जाता है। ठीक है ना, मिथ्रेडेट्स, इसके शासक के बारे में हमको जानकारी मिलती है। उसके बाद दूसरा शासक जो है वो है आपका गोंडोफर्निस। गोंडोफर्निस ये रहा। गोंडोफर्निस के बारे में पता चलता है कि इसने 2 सिक्के चलाए थे। 2 सिक्के हमको मिले हैं, वो भी सोने के सिक्के हैं। और इन पर आपका बड़ा अच्छा सा नाम लिखा हुआ है, ठीक है ना, शशेदन और सतवस्त्र।
जो नाम मिला है वो है सशेदन और सतवस्त्र वस्त्र, ये इस पर नाम मिला है। अब ये सही है गलत है इसी का नाम है, कंफर्म इसके बारे में नहीं कहा जाता, ठीक है ना। दूसरी जानकारी का जो स्रोत है वो है आपका तख्ते वही अभिलेख, तख्ते वही अभिलेख, इसके बारे में एक अभिलेख हमको ये मिलता है। तख्ते वही अभिलेख। अब तख्ते वही अभिलेख है कहां? ये है आपके पेशावर के पास, पेशावर। ओके, क्लियर है। और दूसरी इसके बारे में इंपॉर्टेंट जो चीज आपको याद रखनी है वो ये है कि इसके समय में ही पहला ईसाई संत, प्रथम ईसाई संत यानी कि मिशनरी भारत आया। उसका नाम था सेंट थॉमस। ये पहली बार भारत आए और ये दक्षिण भारत की तरफ चले गए और दक्षिण भारत में ही तमिलनाडु में इनकी हत्या कर दी गई। तमिलनाडु के म्यालापुर में हत्या कर दी गई, मार दिया गया इसको। तो इसके बारे में हमको जानकारी मिलती है। तो पहला ईसाई संत, पहला मिशनरी भारत में इन्हीं के समय में आया था, ठीक है ना। तो ये 3 विदेशी महत्वपूर्ण आक्रमणकारी हम लोगों ने चर्चा की। एक महत्वपूर्ण और बचा हुआ है कुषाण, और उसके बारे में हमें विस्तृत तौर पर पढ़ने की आवश्यकता है क्योंकि वो छोटा मोटा चीज नहीं है। इसलिए मैं चाहता हूं कि उसको एक मैं सेपरेट टॉपिक के तौर पर अलग से आपको कवर कराऊं, वो थोड़ा सा डिटेल में है। ओके, तो उसको हम अगली क्लास में करेंगे। तब तक के लिए आप लोग ध्यान रखिएगा। और हाँ, आप लोग ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल का ये बेनिफिट उठाना मत भूलिएगा। इसमें हिस्ट्री ऑप्शनल का बैच आपका MK लाइव कोड के साथ में 12,999 रुपए में भी मिल रहा है। 15 तारीख तक के लिए अवेलेबल है और इस बैच में एडमिशन की लास्ट डेट आपकी 22 जनवरी है, ठीक है ना। और P2I फाउंडेशन बैच की लास्ट डेट आपकी 15 जनवरी है। इसमें आप 2026 वाले बैच को ज्वाइन करना चाहते हैं तो 26,999 रुपए में, 2027 के लिए बैच ज्वाइन करना चाहते हैं तो 32,999 में। और ये बैच आपके इवनिंग में 6 PM स्टार्ट हुआ है अभी, और इसमें केवल कल तक के लिए आपको एडमिशन की अवेलेबिलिटी है, ठीक है। चलिए, बाकी कोई भी डाउट हो तो मुझे मेरे कॉन्टैक्ट डिटेल पर कांटेक्ट कर सकते हैं, लेकिन MK लाइव कोड इस्तेमाल करना मत भूलिएगा। हिंदी में UPSC की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।